हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी नेशनल न्यूज़ दो हैं उनको देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है कि केंद्र ने दी अर्जुन टैंकों के समेत 13,700 करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य है। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि देखिए, हथियारों की खरीद के मामले में जो भारत है वो कई वर्षों से प्रथम स्थान पर रहा है। फिलहाल में 2 वर्षों से कभी सऊदी अरब, ईरान ये सब आगे हो रहे हैं, लेकिन अब जो फिर भी एक बहुत अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा भारत रक्षा उपकरणों की खरीद पर खर्च करता है। जैसे वो राफेल जो उन्होंने फ्रांस से लिया है, वो बहुत बड़ी डील थी और उसमें 7 राफेल इंडिया आ भी चुके हैं और आगे आते रहेंगे। यानी कि अप्रैल और मई में बाकी के जितने भी राफेल हैं वो इंडिया को फ्रांस सौंप देगा। तो इसमें जो मेन बात यह है कि भारत अब रक्षा उपकरणों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की तरफ बढ़ रहा है। और जो मेक इन इंडिया के तहत वो डिफेंस एक्सपो जो हुआ था लखनऊ में, उस पर भी और बेंगलोर में उस पर भी ये ध्यान खींचा गया था कि अब मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में मंगलवार को 13,700 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हथियारों और उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इनमें स्वदेश निर्मित 118 मार्क 1A अर्जुन टैंक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि रक्षा खरीद परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक विभिन्न हथियारों, प्लेटफॉर्म, उपकरणों और प्रणालियों के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें 118 अर्जुन टैंकों के साथ साथ 820 बख्तरबंद वाहन भी शामिल हैं। इन सभी खरीद प्रस्तावों का डिजाइन, विकास और उत्पादन देश में किया जाएगा। परिषद ने इस बात को भी मंजूरी प्रदान कर दी है कि सभी पूंजीगत खरीद अनुबंधों को 2 साल में पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के 6 मिसाइल युद्धपोत बनाने के करीब 10,000 करोड़ के ठेके के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की बोली सबसे कम पाई गई है। कंपनी जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सभी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी वही भारत सरकार का, केंद्र सरकार का लक्ष्य है। देखिए, जो कोरोना सबसे बड़ी चुनौती थी विश्व के लिए, भारत के लिए भी, उससे भारत काफ़ी सही तरीके से उसको फेस किया कोरोना को। और उसमें अभी की जो स्थिति है, सबसे कम केसेस आ रहे हैं दुनिया में भारत में, और जो मृत्यु दर है वो अभी कल का सरकारी आंकड़ा है उसमें 21 राज्यों में कोई भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। अब इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसमें भी 137% की बढ़ोतरी करी गई है। बजट में जो आवंटन किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय को, स्वास्थ्य विभाग को, तो ये एक बहुत बड़ा चेंजमेंट लाने की तरफ भारत सरकार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अग्नि परीक्षा बताते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य दोहराया है। प्रधानमंत्री बजट में घोषित स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। जनता को लाभ देने के लिए उन्होंने योजनाओं पर 1 अप्रैल से काम शुरू करने की हिदायत दी है। सुदूर इलाकों में रहने वाले एक मतदाता के लिए भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाने का उदाहरण देते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे विषय हैं जहां एक भी नागरिक होगा वहां पहुंचना हमारा लक्ष्य है। हमारी तैयारी भी इसी स्तर की होनी चाहिए। इसके लिए वेलनेस सेंटर, जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर सेंटर, हेल्थ सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक लेबोरेटरी और टेलीमेडिसिन जैसी क्षेत्रों पर एक साथ काम करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से 2 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि पीछे हटा फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में बहाल करेगा अपनी सेवाएं। और दूसरी न्यूज़ है कि नासा ने मंगल पर जीवन के जो तस्वीरें हैं कि वहाँ जीवन हो सकता है उसकी तस्वीर और वीडियो जारी किया है, उस पर है ये न्यूज़। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि जिस तरीके से फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक को बैन कर दिया था, यानी कि जो वहाँ पर न्यूज़ें दिखाई जाती थी, ऑस्ट्रेलिया सरकार उसमें हिस्सा मांग रही थी, प्रॉफिट का हिस्सा मांग रही थी, लेकिन फेसबुक ने उसके लिए मना कर दिया था और उस पर रोक लगा दी थी कि फेसबुक अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा। लेकिन कुछ जो समझौते हुए हैं उसके तहत जो बंटवारे की आप कह सकते हैं रेशियो का
प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बांटने पर सहमति बनी है। उसके बाद ही फेसबुक ने अपना स्टेप पीछे लिया है, बैन हटाया है और अब वहाँ के लोग फेसबुक पर भी न्यूज़ देख सकेंगे। खबरों के भुगतान को लेकर फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद अब थमने लगा है। इस दिग्गज इंटरनेट मीडिया ने अपने कदम पीछे खींचते हुए इस देश में अपनी सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ एक समझौते के बाद वह अपने प्लेटफॉर्म पर इस देश के लोगों के लिए न्यूज़ देखने या साझा करने पर लगी रोक को हटाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कोषागार मंत्री जोस फाइड्रेनबर्ग और फेसबुक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून में बदलाव करने को लेकर सहमति बन गई है। फ्राइडेनबर्ग ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ विस्तृत बातचीत के बाद पत्रकारों को बताया कि इस दिग्गज कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ बहाल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नासा ने मंगल पर रोवर उतरने का जारी किया पहला वीडियो। नासा ने जीवन की तलाश में मंगल पर ग्रह पर अपना रोवर परसिवेरेंस उतारा है। इस लाल ग्रह की सतह पर इसके उतरने का पहला वीडियो सोमवार को जारी किया गया। 3 मिनट के इस वीडियो में नारंगी व सफ़ेद रंग के पैरासूट को खुलते और सतह पर रोवर को उतरते देखा गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का यह यान गुरुवार को इस ग्रह पर उतरा था। रोवर टीम के सदस्यों ने बताया कि फुटेज और तस्वीरें इतनी साफ हैं कि लगता है कि वे भी इसके साथ वहां पर यात्रा कर रहे हैं। लैंडिंग टीम के प्रमुख अल चेन ने कहा कि वीडियो और तस्वीरें हमारे सपनों सरीखे बेहद ही क्लियर हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि जीएसटी से ही थमेगी पेट्रोल और डीजल की चाल। जैसे आपको पता होगा कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। दूसरी न्यूज़ है कि खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहनी फसलों पर रहेगा जोर। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल से लगातार गुजारिश कर रहे हैं ताकि आम लोगों को इससे फायदा हो, लेकिन यह फैसला जीएसटी काउंसिल को करना होगा। बीते शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों को तार्किक स्तर पर लाने के लिए केंद्र व राज्यों को साथ बैठकर तंत्र विकसित करना होगा। कोरोना काल में पेट्रोलियम से आने वाले टैक्स में 40% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी। यानी इससे हो रही कमाई ने ही सरकारों के लिए प्राणवायु का काम किया था। अब अगर इसे जीएसटी के सबसे ऊंचे स्लैब 28% में रखा जाए और अतिरिक्त 5% सेस भी लगा दिया जाए तो भी टैक्स 33% तक ही रहेगा। इस मुकाबले में अभी केंद्र व राज्य सरकारें पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों पर लगभग 65% तक टैक्स वसूल रही हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सेफ्टी मिशन NFSM में खाद्य उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के साथ फसलों की कटाई के बाद होने वाला नुकसान रोकने को भी शामिल किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्राइमरी प्रोसेसिंग, गांव स्तर पर छोटे गोदाम बनाने और स्थानीय जरूरतों पर जोर दिया जाएगा। इस मिशन में दलहनी व तिलहनी फसलों की उत्पादकता पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराने की योजना है। NFSM के तहत खेती की मिट्टी, बीज, सिंचाई और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। मिशन के तहत वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2019-20 के दौरान उत्पादन के साथ उत्पादकता में बम्पर वृद्धि हुई है। इस अवधि में दलहन की पैदावार 1.72 करोड़ टन से बढ़कर 2.32 करोड़ टन पहुंच गई है। इससे दालों की आयात निर्भरता नगण्य रह गई है। इसी तरह कुल पैदावार 25.20 करोड़ टन से बढ़कर 29.67 करोड़ टन हो गई है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि एमएसपी पर कांग्रेस का दुष्प्रचार। एमएसपी पर बहस स्वागत योग्य है, मगर कांग्रेस का यह झूठा आरोप चौंकाने वाला है कि मोदी सरकार एमएसपी समाप्त करने की साजिश कर रही है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। दूसरा आर्टिकल है हमारा निकृष्ट राजनीति का नया नमूना। जब उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की जरूरत है तब राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सेहतमंद देश का लक्ष्य। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं देना उनका लक्ष्य है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल।
तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि किसी झूठ को 100 बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस कहावत को अपनी राजनीति का सूत्र बना लिया है। कांग्रेस खुद को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का चैंपियन घोषित करने का प्रयास कर रही है, जबकि अपनी सरकार के दौरान उसकी नीति बिल्कुल उलट थी। स्प्रिंग सरकार ने न सिर्फ एमएसपी की व्यवस्था कमजोर की, बल्कि इससे जुड़े ढांचे को भी कमजोर करने का काम किया। अब विपक्ष में बैठी वही कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर किसान हितैषी होने का नाटक कर रही है। राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेसी नेता अपनी खोई जमीन पाने के लिए कृषि कानूनों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता अपनी सरकार के दौरान एमएसपी में अधिक वृद्धि के दावे के आंकड़ों का एक पक्षीय इस्तेमाल कर रहे हैं। 2004 से 2014 के बीच सभी अनाजों पर एमएसपी में सामान्य वृद्धि 9% थी, लेकिन यह वृद्धि सामान्य खाद्य मुद्रास्फीति दर 8% की पृष्ठभूमि में थी। अब देखिए, इसमें जो बात कही जा रही है राहुल गांधी द्वारा कि ये एमएसपी किसानों के हित में नहीं है। अगर हम उनका घोषणा पत्र देखें 2014 का और 2019 का, या फिर अभी जो बिहार इलेक्शन हुए थे उसमें भी अगर हम इस सरकार का यानी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो देखें तो उसमें भी उन्होंने एमएसपी को हटाने की बात कही थी। यानी कि वो भी इस पक्ष जो इस समय भाजपा सरकार या केंद्र सरकार बिल लाई है कृषि बिल, वैसा ही कृषि बिल इनका भी था, कांग्रेस का भी था। लेकिन अब अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को न समझते हुए और लालच को देखते हुए राहुल गांधी इसे गलत बता रहे हैं। और इसमें क्या हुआ है कि आखिर जो भी वो बयान दे रहे हैं उसका वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं कि उससे क्या लाभ हो रहा है किसानों को। एमएसपी अगर लागू होता है, मंडियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बिचौलिए होते हैं उनका सफाया हो जाएगा। इन सब बातों को राहुल गांधी नहीं दोहरा रहे हैं। सिर्फ वो एक सूत्री कार्यक्रम पर हैं कि कृषि बिल को किसी भी तरीके से समाप्त करवाया जाए, क्योंकि उसी से उनका राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। कांग्रेस द्वारा एमएसपी पर सबसे बड़ा हमला दिसंबर 2013 में डब्ल्यूटीओ के बाली शिखर सम्मेलन में किया गया। यदि 2014 में मोदी चुनाव नहीं जीतते तो बाली में कांग्रेस द्वारा किया गया आत्मसमर्पण 2018 तक एमएसपी को बेमानी बना चुका होता। 2013 में मनोहर सरकार डब्ल्यूटीओ में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को स्वीकार करने के लिए विकसित देशों के भारी दबाव में थी। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच कस्टम प्रक्रिया को सरल बनाना था। मोदी सरकार बनने पर भारत ने टीएफए यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का हर मुमकिन विरोध किया और यह सुनिश्चित किया कि अमीर देश डब्ल्यूटीओ विवाद निवारण प्रणाली की आड़ लेकर भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एमएसपी में सालाना वृद्धि को चुनौती न देने पाए। यह आवश्यक था क्योंकि डब्ल्यूटीओ की ओर से एमएसपी के तहत अनाज की खरीद को देश के कुल अनाज उत्पादन के 10% तक सीमित रखने के लिए कहा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज की सार्वजनिक खरीद कुल उत्पादन के 10% से अधिक थी। विकसित देशों की इच्छा के अनुरूप टीएफए पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में भारत के लिए ऐसा करना मुश्किल होता। 2013 में तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा इस आश्वासन के साथ टीएफए पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गए थे कि भारत 4 साल के भीतर 10% की सीमा का पालन करना शुरू करेगा। यह भारतीय किसानों का सौभाग्य था कि 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और सत्ता संभालते ही कांग्रेस के इस अधम को पहचान लिया। मोदी सरकार ने महसूस किया कि यह समझौता भारतीय कृषि के लिए विनाशकारी होगा। उसने किसानों के लिए हितों में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते को असहमति न देते हुए टीएफए पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का फैसला यह साहसिक कदम उठाया। नेक्स्ट है कि निकृष्ट राजनीति का नया नमूना। एक समय था कि जब हिंदी फिल्मों के नायक मजदूर, कारखाना कामगार, कुली आदि के रूप में भी होते थे और खलनायक कोई दुष्ट उद्योगपति होता था। उसे निर्दयी और मजदूरों का शोषण करने वाला दिखाया जाता था। तब मजदूर का पसीना सूखने के पहले ही उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए थी। और मतलब पहले की फिल्मों में ये आपने देखा भी होगा, ऐसा ही होता था। लेकिन अब आज का जो समय है वो काफ़ी उल्टा है। अब वैसी फिल्में नहीं बनती, लेकिन इन दिनों राजनीति के पर्दे पर यह कमी राहुल गांधी पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वह उद्योगपतियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वैसे तो अंबानी, अदानी खास तौर पर उनके निशाने पर हैं, लेकिन वह अक्सर यह भी कहते हैं कि मोदी सरकार केवल 5 से 10 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी हर मसले पर उद्योगपतियों को निशाना बनाने में
जुट जाते हैं। पता नहीं उनके भाषण और ट्वीट कौन लिखता है, लेकिन राफेल सौदे को तूल देते वक्त वह यहाँ तक कह जाते थे कि खुद मोदी ने जवानों की जेब से पैसे निकालकर अमुक उद्योगपति को दे दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम चाहे बढ़े या घटे, राहुल इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि मोदी अपने मित्र उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते हैं। यदि अंबानी अदानी ने कुछ गलत किया है तो प्रमाण पेश किया जाए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए, सीबीआई ईडी से जांच की मांग की जाए, अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। यदि यह सब करने में आलस आड़े आ रहा है तो फिर राहुल गांधी यह सुनिश्चित तो कर ही सकते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में अंबानी अडानी को बंदरगाह, सोलर पार्क वगैरह बनाने की इजाजत ना दी जाए। यह एक किस्म की राजनीतिक गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं है कि जब देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की जरूरत है तब राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। आखिर राहुल गांधी की जली कटी सुनने का कोई युवक भला क्यों अदानी और अंबानी जैसे कारोबारी बनने के सपने देखेगा? जिन कारोबारी समूहों ने देश के हजारों लोगों को नौकरी दी है, उन्हें खुलेआम लांछित करना निकृष्ट राजनीति का नया नमूना ही मात्र है। अफसोस है कि यह नमूना वह राहुल गांधी ही पेश कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले अपनी रैलियों में मेड इन भोपाल घड़ी, मेड इन डुरंगपुर मोबाइल, मेड इन जौनपुर पतीला आदि की बातें कर रहे थे, अब वो राजनीति की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेहतमंद देश का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला करने के बाद सेहत के मोर्चे पर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जो जरूरत जताई है, उसे पूरा करने के लिए सभी को आगे आना होगा। यह सही है कि देश कोरोना संकट का सही तरह सामना कर रहा है, लेकिन केवल इससे ही यह साबित नहीं हो जाता कि सेहत के मोर्चे पर सब कुछ ठीक है। इसी तरह इस बार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक धन के आवंटन से भी यह सुनिश्चित नहीं होता कि देश को सेहतमंद बताने का अभियान आसानी से पूरा हो जाएगा। लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए मोदी सरकार बीमारियों को रोकने की और गरीबों को सस्ता एवं प्रभावी इलाज देने समेत जिन कई मोर्चों पर काम कर रही है, उससे राज्य सरकारों की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि शरद कमल को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने जी साथियान। पंचकुला के ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में आयोजित 82वीं यानी 82 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जी साथियान ने जीत लिया है। फाइनल में साथियान ने भारत के नंबर 1 और विश्व के 37वें नंबर के शरद कमल को 11-6, 11-7, 10-12, 7-11, 11-8, 11-8 से हराया। 2 साल पहले दोनों स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का फाइनल खेला था, जिसमें शरद कमल ने बाजी मारी थी। शरद कमल 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। इस जीत से उत्साहित साथियान ने बताया कि आज उनका दिन था, वह ज़्यादा भाग्यशाली रहे, शायद उनका बुरा दौर खत्म हो गया है। तो ये आज का 24 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।